नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा व्यावसायिक संप्रेषण विषय अंतर्गत अपनी छठी प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। अध्ययन के इस भाग में हम कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अंतर्गत श्रोता विश्लेषण तथा प्रतिपुष्टि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपना अध्ययन श्रोता विश्लेषण की ओर अग्रसर करें। इसके अंतर्गत श्रोताओं के प्रकार, श्रोता विश्लेषण के उद्देश्य, श्रोता विश्लेषण की अवस्था, इसकी तकनीक, इसके विभिन्न चरण तथा श्रोताओं की संतुष्टि का अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम श्रोताओं के प्रकार के संबंध में अपना अध्ययन केंद्रित करें। किसी भी संप्रेषित संदेश के सापेक्ष श्रोता की अवस्था को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने 5 भागों में विभाजित किया है, जो आपकी स्क्रीन में दर्शित है। पहले प्रकार का श्रोता होता है प्रारंभिक श्रोता। ऐसा श्रोता जो संदेश को सर्वप्रथम प्राप्त करता है तथा उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि वह संदेश को अन्य श्रोताओं तक पहुंचाए। गेटकीपर श्रोता दूसरे प्रकार का श्रोता होता है, जिसे हम द्वारपाल श्रोता कहते हैं। माध्यमिक श्रोता भी इसे कहा जाता है। इसके पास संदेश को रोकने की क्षमता होती है, अर्थात यही तय करता है कि संदेश का संप्रेषण अगले स्तर तक आगे बढ़े या न बढ़े। इसे उदाहरण के तौर पर हम यह देख सकते हैं कि यदि हम किसी उच्च अधिकारी से मिलने जाएं तो हमें उच्च अधिकारी से पहले उनके सचिव से मिलना होता है और उन्हें अपने मिलने के उद्देश्य से अवगत कराना होता है। जब उच्च अधिकारी के सचिव इस आशय से सहमत हो जाएं कि उच्च अधिकारी से मिलना उचित और आवश्यक है, तब वे द्वारपाल श्रोता के रूप में हमें अनुमति प्रदान करते हैं कि हम उच्च अधिकारी से मुलाकात करें। तब वह मुलाकात संभव हो पाती है। तो द्वारपाल श्रोता ऐसी अवस्था में होता है कि वह किसी संदेश के संप्रेषण को अवरोधित कर सकता है। प्राथमिक श्रोता से अभिप्राय ऐसे श्रोता से है जो संचार के उद्देश्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, अर्थात वह किसी संदेश के संप्रेषण का उद्देश्य भी होता है, यानी वही निर्णायक अवस्था में होता है जो किसी सुझाव या एडवाइस के आने की स्थिति में उसके पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेने का कार्य करे। अनुपूरक श्रोता वह श्रोता होता है जो किसी निर्णय की अवस्था में जब प्राथमिक श्रोता को पहुंचना होता है तो उसे निर्णय में पहुंचने में मदद करता है। इसकी स्थिति सलाहकार की भांति होती है। जैसे मान लिया जाए कि शासन के किसी विभाग से, उदाहरण के लिए आयकर विभाग से कोई नोटिस आ जाए, तो उस नोटिस पर कैसा जवाब देना है, इसके लिए यदि प्राथमिक श्रोता अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करे और चार्टर्ड अकाउंटेंट की राय के अनुरूप वह अपनी आगे की क्रियाविधियां तय करे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थिति सेकेंडरी ऑडियंस या अनुपूरक श्रोता की अवस्था होती है। निरीक्षक श्रोता ऐसा श्रोता होता है जो संपूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करता रहता है, परंतु वह किसी भी स्थिति में संदेश के संप्रेषण को प्रत्यक्षतः प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। हम श्रोताओं के इस प्रकार को व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर फ्लो चार्ट के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने आपकी स्क्रीन में एक फ्लो चार्ट प्रस्तुत किया है, सिचुएशन एक्सप्लेनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियंस। इसमें हम एक स्थिति को उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष रखते हैं। मान लिया जाए कि किसी उद्योग में जो कि किसी प्रकार की उपभोक्ता वस्तु का निर्माण करता है, उसके द्वारा बनाई जाने वाली वस्तु की बाजार की मांग में लगातार गिरावट आ रही हो, तो बाजार में घटती हुई मांग या गिरती हुई मांग से इस समस्या का समाधान करने हेतु प्रबंध निर्देशक मैनेजिंग डायरेक्टर अपने जनरल मैनेजर से चर्चा करता है। जनरल मैनेजर उस समस्या के परिप्रेक्ष्य में
अपने मार्केटिंग मैनेजर से चर्चा करता है। मार्केटिंग मैनेजर इसका समाधान खोजने हेतु एक सर्वेयर अपॉइंट करता है, जो सर्वेयर बाजार में जाकर उपभोक्ताओं से उपभोक्ता वस्तु की रुचि एवं अन्य जो संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन पर प्रश्न करता है। और सर्वेयर की जो टीम होती है जो यह कार्य संपन्न करती है, वह एक रपट बनाती है और वह रिपोर्ट अपने बॉस जो सर्वेयर जो नियुक्त किया गया होता है उसे प्रस्तुत करती है। सर्वेयर उस रिपोर्ट को मार्केटिंग मैनेजर को देता है, मार्केटिंग मैनेजर उस रिपोर्ट को जनरल मैनेजर को देता है, जनरल मैनेजर उस रिपोर्ट को मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध निर्देशक तक पहुंचाता है। तो मित्रों, यह फ्लो है। एक समस्या आने पर यह समस्या कैसे कस्टमर तक गई और कैसे कस्टमर के विचार मैनेजिंग डायरेक्टर तक फ्लो हुए। इस अनुक्रम में कस्टमर्स जो होते हैं वे वॉचडॉग होते हैं, इस सारी प्रक्रिया को नज़र रखे रहते हैं, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सर्वेयर की स्थिति होती है इनिशियल ऑडियंस की, यानी वह प्रारंभिक श्रोता होता है, रिपोर्ट पहले इसी के पास आती है। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजर जो होता है उसकी स्थिति गेटकीपर ऑडियंस की है, अर्थात वह सर्वेयर के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को चाहे तो आगे जनरल मैनेजर तक प्रेषित कर सकता है, चाहे तो वह उसे वहीं रोक सकता है, क्योंकि सर्वेयर के संबंध में उसे नियुक्त करने का निर्णय मार्केटिंग मैनेजर ने लिया है। जनरल मैनेजर की स्थिति द्वितीयक श्रोता या सेकेंडरी ऑडियंस की है, वह इस पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे प्राथमिक श्रोता मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुंचाता है, जो कि इस समस्या के समाधान में रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किए गए सुझाव के आधार पर निर्णय लेने या न लेने का अंतिम निर्णय करता है। तो यह अवस्था है जिसके माध्यम से हमने ऑडियंस के प्रकार को समझने का प्रयास किया। अब चलिए अध्ययन के अगले क्रम में हम श्रोता के विश्लेषण का उद्देश्य समझें, किन उद्देश्यों को लेकर यह अध्ययन किया जाता है। प्रथम उद्देश्य होता है यह जानना कि जो संदेश श्रोताओं के लिए जारी किए गए हैं वह संदेश श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं या वो कहीं बाधित हो रहे हैं। अगर वो पहुंच रहे हैं तो कितने क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है और वह किस वर्ग के श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। संदेश के संबंध में श्रोताओं की प्रतिक्रिया भी जानना उद्देश्य होता है। श्रोता विश्लेषण के माध्यम से यह पता लगता है कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। संचार के प्रभाव को जानना भी श्रोता विश्लेषण का उद्देश्य होता है, यानी जब कोई संदेश प्रवाहित किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव ऑडियंस पर पड़ा, या श्रोता के माध्यम से हम उपभोक्ताओं के प्रभाव को भी जानने का प्रभाव का अध्ययन करते हैं। श्रोता को प्रभावित करने के लिए कौन से तरीके से संप्रेषण किया जाए यह जानना भी, संप्रेषण के लिए कौन सी उपयुक्त विधि प्रयोग की जानी चाहिए, श्रोता विश्लेषण का उद्देश्य होता है। अगले क्रम में हम ऑडियंस एनालिसिस के स्टेजेस का अध्ययन करते हैं कि श्रोता विश्लेषण किस अवस्था में किया जाना चाहिए। श्रोता विश्लेषण का अध्ययन करने हेतु संप्रेषण के पूर्व अगर विश्लेषण किया जाता है तो ऐसे विषय अध्ययन में सम्मिलित होते हैं जैसे श्रोताओं का आयु वर्ग क्या है, श्रोताओं का शैक्षणिक स्तर क्या है, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी रुचि, उनका अनुभव, यानी ऐसे विषय जिन्हें कि संप्रेषण के पूर्व जाना जा सकता है उन्हें संप्रेषण के पूर्व जान लेने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे विश्लेषण होते हैं जो कि संदेश के संप्रेषण के समय ही उनका विश्लेषण किया जाना संभव होता है। जैसे अगर किसी संदेश के संप्रेषण के समय श्रोता की क्या मुखाभिव्यक्ति है, यानी फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, श्रोता के ताली बजाने का अंदाज, जब वह ताली बजाएगा तभी देखा जा सकता है, उसके अदर रिएक्शंस, उसके रिस्पॉन्स, या अगर श्रोता खामोश हो जा रहा है तो उसकी खामोशी, ये सब जो अवस्थाएं हैं ये संप्रेषण के समय ही इनका अध्ययन करना संभव हो पाता है।
कुछ अध्ययन ऐसे होते हैं या विश्लेषण ऐसे होते हैं जो संप्रेषण की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही किए जा सकते हैं। इन्हें हम संप्रेषण पश्चात विश्लेषण करते हैं और यह इस विश्लेषण के तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि व्यावसायिक संप्रेषण में कोई भी संप्रेषण अर्थहीन नहीं होता, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो संप्रेषित जो संदेश है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या अगर अवरोधित हो रहा है तो किस स्थान पर अवरोधित हो रहा है, यह हम संप्रेषण के पश्चात के विश्लेषण से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अगले क्रम में हम श्रोता विश्लेषण की तकनीक का अध्ययन करेंगे। श्रोता विश्लेषण की स्क्रीन में दर्शित 5 तकनीकें मुख्य रूप से प्रचलित तकनीकें होती हैं। पहली तकनीक है अवलोकन तकनीक। जब हम श्रोता के व्यवहार को समझने के लिए उसे लगातार ऑब्जर्वेशन में रखें, यानी अपने श्रोता को लगातार ध्यान रखें कि उसका व्यवहार कैसा है, तो ऐसी तकनीक अवलोकन तकनीक कहलाती है। श्रोता के दृष्टिकोण का अध्ययन करने हेतु उसके सामान्य आचार विचार का, अन्य विषयों पर उसका दृष्टिकोण आदि अध्ययन कर दृष्टिकोण अध्ययन तकनीक के माध्यम से श्रोता विश्लेषण किया जाता है। मानक तकनीक से आशय उस बेंचमार्क टेक्निक से है या वो स्टैंडर्ड टेक्निक से है जो कि श्रोता विश्लेषण के पूर्व तय रहती है कि श्रोता के आचार विचार व्यवहार और प्रतिक्रिया का किस बेंचमार्क टेक्निक के अंतर्गत या किन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाना है। इसके माध्यम से जब विश्लेषण किया जाता है तो यह मानक तकनीक मूल्यांकन की कहलाती है। परसेप्शन टेक्निक या प्रत्यक्षीकरण तकनीक हम उस तकनीक को कहते हैं जिसके माध्यम से श्रोता का प्रथम बोध या प्रत्यक्षीकरण कैसा है, यह तकनीक प्रयोग में लाई जाती है। कई बार नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में उपभोक्ता को ले जाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण तकनीक प्राचीन तकनीक है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार, प्रश्नावली, परिचर्चा और व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से श्रोता विश्लेषण के कार्य को पूर्ण किया जाता है। अध्ययन के अगले क्रम में हम श्रोता विश्लेषण के विभिन्न चरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत श्रोताओं के आकार व संरचना संबंधी जानकारी अर्जित करना प्रथम स्तर का कार्य है। इसके अंतर्गत सूचना जिस क्षेत्र में संप्रेषित की जानी है उसमें श्रोताओं का आकार क्या है, यानी वह छोटे आकार का श्रोता समूह है या बड़े आकार का श्रोता समूह है, उसकी संरचना को उनके शिक्षा के आधार पर विभाजित किया जा सकता है, उनके लिंग के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अर्थात श्रोताओं के समूह के आकार का अध्ययन पहले अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक श्रोता का ध्यान रखकर ही संप्रेषण करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक श्रोता ही वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो कि संप्रेषण के बनाए जाने का या सूचना के बनाए जाने का उद्देश्य होता है तथा किसी भी विषय पर निर्णय लेने का अधिकार इसी के पास होता है। श्रोताओं की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी, इसका पूर्वानुमान भी अवश्य होना चाहिए। यानी संप्रेषण के पहले उन काल्पनिक प्रश्नों के संबंध में भी मनन कर लेना चाहिए जो कि संप्रेषण के समय उपभोक्ता के द्वारा रखे जा सकते हैं। श्रोताओं के विवेक स्तर की भी जानकारी होना आवश्यक है, यानी संप्रेषण जिस श्रोता समूह के मध्य किया जा रहा है उनका समझदारी का या उनके विवेक का क्या स्तर है, इसके संबंध में यदि पूर्व जानकारी हो तो संप्रेषण करने में आसानी होती है। संप्रेषक श्रोता संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर संप्रेषक और श्रोता के मध्य संबंध पहले से बने हुए हैं तो कुछ अनौपचारिक बातों के माध्यम से संप्रेषण आरंभ किया जा सकता है और श्रोता विश्लेषण का अध्ययन हो सकता है। लेकिन जहां नए संबंध बन रहे हो वहां औपचारिक एवं अपने संबंध में जानकारी देकर ही संप्रेषक को संप्रेषण आरंभ करना चाहिए। यदि अनौपचारिक संबंध है संप्रेषक और श्रोता के मध्य तो वो संबंध किस प्रकार के हैं। यदि संगठन स्तर पर संप्रेषणकर्ता अपने उच्च अधिकारियों से संप्रेषण करता है तो उसकी भाषा में विनम्रता होनी आवश्यक है। यदि वह समकक्षियों के साथ संप्रेषण कर रहा है
तो भाषा अनौपचारिक होगी, इनफॉर्मल लैंग्वेज उपयोग की जाएगी। और जब संप्रेषण अपने से अधीनस्थ या अपने से छोटे अधिकारियों के साथ किया जा रहा हो तो उस समय उसकी भाषा में कुछ निर्देश के पुट होने आवश्यक होते हैं। संप्रेषण के माध्यम से श्रोताओं की संतुष्टि के स्तर का भी अध्ययन किया जाता है। श्रोता जो होता है वह सूचनाओं को ग्रहण करते समय कुछ सूचनाओं के संबंध में स्पष्टीकरण भी चाहता है। यदि सूचना का संप्रेषण किसी बड़े समूह में किया जा रहा हो तो ऐसे समय में संप्रेषणकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि यदि सूचना के साथ कोई स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है तो उसे मूल सूचना के साथ ही दे देना चाहिए, क्योंकि समूह में कभी कभी एक अकेला श्रोता स्पष्टीकरण मांगने में संकोच कर जाता है और वह संप्रेषण की पूर्णता में बाधा बनता है। कभी कभी श्रोताओं को प्रेरणात्मक आवश्यकता भी होती है, उन्हें मोटिवेट करना होता है। जैसे अगर मान लो किसी उपभोक्ता वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा हो तो विज्ञापन किए जाते समय कुछ प्रेरणात्मक भाषावली के माध्यम से भी क्रय को प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे भी वर्तमान समय में वायरस संक्रमण का समय है तो अधिकांश जो विज्ञापन टेलीविज़न में दिखाए जा रहे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर यानी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने वाले विज्ञापन अधिक आ रहे हैं। मतलब श्रोता को प्रेरणा देनी आवश्यक होती है, इसके माध्यम से भी संप्रेषण सफल संप्रेषण बन जाता है। एक संप्रेषणकर्ता को श्रोता की व्यवहारिक आवश्यकता की भी समझ होना चाहिए। अगर वो उनकी व्यवहारिक आवश्यकताओं को भी समझता है तो ही संप्रेषण पूर्णता को प्राप्त करता है। तो मित्रों, यहाँ तक के अध्ययन से हमने एक संप्रेषण में के अंतर्गत महत्वपूर्ण पक्ष श्रोता के विश्लेषण करने का को हमने इस अध्ययन के अंतर्गत परिसीमित करने का प्रयास किया है। एक श्रोता विश्लेषण के माध्यम से संप्रेषणकर्ता को अपने संप्रेषण की वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है, इसलिए यह प्रबंधकीय अध्ययन में एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी के साथ अगले क्रम पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस प्रतिपुष्टि का अध्ययन करने हेतु हम अपना अध्ययन 3 भागों में बांटेंगे। पहला प्रोसेस ऑफ फीडबैक, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक और तीसरा हाउ टू मेक फीडबैक इफेक्टिव। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को, प्रतिपुष्टि के अध्ययन को उसकी प्रोसेस की ओर लेकर आगे चलते हैं। देखिए, स्क्रीन में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको यह बतलाया गया है कि एक संदेश का संप्रेषण किस प्रकार संप्रेषणकर्ता से श्रोता तक होता है। देखिए, सेंडर जहां लिखा हुआ है वहां से मैसेज संप्रेषित होता है। सबसे पहले सेंडर उसे एनकोड करता है, एनकोडिंग होती है, और वह मैसेज जब डिलीवर होने का समय आता है तो जो रिसीवर होता है उसे डिकोड करता है। अर्थात संप्रेषण की प्रक्रिया संदेश के संप्रेषणकर्ता से श्रोता के मध्य इस क्रम में होती है। और जो फीडबैक होता है वो इसके रिवर्स ऑर्डर में चलता है। अर्थात जो रिसीवर ऑफ मैसेज होता है वो प्रतिपुष्टि देता है और प्रतिपुष्टि उसके द्वारा प्रेषित की जाती है मूल संप्रेषणकर्ता तक। यदि हम इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रेताओं के द्वारा अपनी वस्तु या सेवा के संबंध में उपभोक्ता के प्रतिक्रिया को जानने की प्रक्रिया फीडबैक की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि कई बड़े होटलों में यदि आप भोजन करने जाएं तो भोजन समाप्ति के उपरांत उनका एक कोई फीडबैक प्रोफार्मा आता है जिसके माध्यम से वे कुछ प्रश्न पूछते हैं और मूलतः वे ये जानना चाहते हैं कि आपने उनके होटल में भोजन करने के बाद कैसा अनुभव किया। यह प्रक्रिया फीडबैक लेने की प्रक्रिया है। किसी भी व्यवसाय में फीडबैक की महत्ता को समझने के लिए हमने फीडबैक का अध्ययन स्क्रीन में दर्शित बिंदुओं में केंद्रित रखा है। जैसे अगर किसी प्रबंधन के सामने कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिए फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में कार्य करता है। जैसे मान लिया जाए संगठन में कोई प्रकार का संघर्ष हो रहा हो तो समस्या का समाधान होने के लिए संघर्ष स्तर से जानकारी एकत्रित करना
प्रतिपुष्टि का प्रधान उद्देश्य होता है। सामान्य रूप से जो व्यावसायिक ढांचे होते हैं उनमें प्रजातांत्रिक विधि से कार्य होता है, तो वहाँ जो प्रतिपुष्टि है वह कर्मचारियों को अपने अधिकारियों के समक्ष अपने विचार स्वतंत्रता के साथ प्रस्तुत करने की विधि है। संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए संप्रेषणकर्ता और श्रोता के मध्य प्रतिपुष्टि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से संप्रेषणकर्ता को सुधार के क्षेत्रों की जानकारी हो जाती है और वह भविष्य के संप्रेषणों में इन्हें सुधार कर बेहतर तालमेल स्थापित कर पाने में सफल हो पाता है। संप्रेषणकर्ता और श्रोता के मध्य नियमित वार्तालाप होने की स्थिति के कारण इनके मध्य के संबंध पारस्परिक तौर पर मधुर बन जाते हैं और पारस्परिक प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने में यह मददगार भूमिका निभाता है। तो प्रतिपुष्टि के माध्यम से ये महत्व एक व्यवसाय को प्राप्त होते हैं। यदि हम कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें तो फीडबैक सिस्टम को इफेक्टिव फीडबैक सिस्टम बना सकते हैं। जैसे फीडबैक जिन बिंदुओं पर लिया जाना है वे बिंदु स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात जो फीडबैक लेने वाला जिन जिन विषयों से संबंधित विचार चाहता है उन्हें स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए। हमेशा फीडबैक समय के अनुसार होना चाहिए। जैसे अगर यदि किसी व्यक्ति से कोई होटल का मालिक खाने के संबंध में विचार पूछना चाहता है तो ऐसे समय में उसे खाने के संबंध में विचार तभी पूछना चाहिए जबकि ग्राहक ने या उपभोक्ता ने खाना खाया हो। अगर कोई खाना खाकर घर चला गया हो तो उसके घर जाने के एक हफ्ते के बाद यदि उससे फीडबैक लिया जाएगा तो फीडबैक उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फीडबैक को स्पेसिफिक होना चाहिए, अर्थात विशिष्ट होना चाहिए, तथा फीडबैक का दृष्टिकोण भी सही होना चाहिए। यानी इसका उद्देश्य हमेशा अपने में सुधार लाना या अपनी कमजोरियों को पहचानना उद्देश्य होना चाहिए। यानी जब प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ फीडबैक लिया जाता है तो ये इफेक्टिव होता है। यह वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, यानी यह केवल फॉर्मल या केवल दिखाने के लिए जाने वाला फीडबैक ना होकर इसका वास्तव में उपयोग करना उद्देश्य होना चाहिए। फीडबैक हमेशा इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी व्यक्तिगत फीडबैक लिए जाने की स्थिति में हो सकता है कि फीडबैक देने वाला किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उसके फीडबैक में शुद्धता का अभाव हो सकता है और फीडबैक हमेशा सूचनात्मक होना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखकर एक फीडबैक का प्रोफार्मा तैयार करते हैं तो फीडबैक एक इफेक्टिव फीडबैक होगा। तो मित्रों, यहाँ तक के अध्ययन में हमने प्रतिपुष्टि को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया और यदि इस छठवीं प्रस्तुति को समेकित करने का प्रयास किया जाए तो इसके पहले हिस्से में जहाँ हमने श्रोता विश्लेषण पर अध्ययन केंद्रित रखा था, दूसरे हिस्से में प्रतिपुष्टि का अध्ययन हमने किया है। तो मित्रों, यहाँ हमने व्यावसायिक संप्रेषण के अध्ययन को 6 प्रस्तुतियों के माध्यम से मिलाकर पूर्ण करने का प्रयास किया है। हमने अपनी समझ में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से इन प्रस्तुतियों के माध्यम से आपके समक्ष इस भावना के साथ रखा है कि अधिक से अधिक सूचनाएं आप तक संप्रेषित हो जाएं। किंतु फिर भी हमारे श्रोताओं में ऐसे श्रोता जो अध्येता हैं, जिन्हें भविष्य में परीक्षा देनी है, हमारा उनसे आग्रह है कि वह इन वीडियो अध्ययन के साथ अपनी पाठ्य पुस्तकों को भी अध्ययन में अवश्य सम्मिलित करें। आगे के अध्ययन के लिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।